हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लिंगीय विभेद के कारण, लिंगीय विभेद क्या होता है, उसके प्रकार क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना। आगे हम देखेंगे पितृसत्ता, यानी कि पितृसत्ता क्या होती है, पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, इस पे हम विचार करेंगे। पितृसत्ता यानी कि नाम से ही पता चलता है पिता के द्वारा शासन, यानी कि पितृसत्ता कहलाता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही कई असमानताएं व्याप्त है। जाति, वर्ण, राजनीतिक, सामाजिक असमानताएं आदि, और स्त्री और पुरुष के बीच में भी असमानताएं हमें भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर में भी देखने को मिलती है। सदैव से ही भारतीय समाज में महिलाओं को उनकी पारंपरिक दायरे तक ही सीमित रखा गया है और उसे भोग की वस्तु या अनुगामिनी के रूप में देखा गया है। इसी असमानता को व्यक्त करने के लिए पितृसत्ता का प्रयोग किया गया, यानी कि इसी असमानता में हमें पितृसत्ता दिखाई देती है, यानी कि पिता के द्वारा शासन। यानी कि हमारे घर में भी हम देखते हैं जो पुरुष होते हैं उन्हीं का शासन चलता है। एक महिला होती है, वो पहले अपने पिता के अंडर में रहती है, उसके बाद में अपने पति के, और उसके बाद में उसे अपने पुत्र के अंडर में रहना पड़ता है। वो स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, उसमें उन्हें हर बात पे, हर कार्य के लिए उसे पुरुषों की तरफ देखना पड़ता है। जब पुरुषों की सहमति मिलती है तो वह अपना कार्य कर पाती है, और यही सोच हमारे भारतीयों में भी है, हमारे महिलाओं में भी यही सोच है कि पुरुषों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसी सोच को हमें शिक्षा के द्वारा बदलना होगा। आगे देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पितृसत्ता शब्द का प्रयोग भी इसी असमानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भारतीय समाज में पितृसत्ता इस तरह से बसी हुई है कि उसकी संकल्पना का बोध हमारे मस्तिष्क में सहज रूप से स्पष्ट हो जाता है। यानी कि पितृसत्ता आते ही हमारे दिमाग में आता है पिता के द्वारा शासन, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला साधन पितृसत्ता कहलाता है। पितृसत्ता अंग्रेजी भाषा के पैट्रियार्की शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द पैटर और ओर्के से मिलकर बना है। पैटर शब्द का अर्थ होता है पिता और ओर्के शब्द का अर्थ होता है शासन। इस तरह से पैट्रियार्की का अर्थ हुआ पिता का शासन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पिता के द्वारा शासन यानी कि पुरुषों का शासन। ये हमारे भारत में ही नहीं है, वैश्विक स्तर में भी हमें देखने को मिलता है। प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय भी अभी पुरुषों के द्वारा ही शासन हमें देखने को मिलता है। महिला स्वयं अपनी सहमति से कुछ नहीं कर सकती है। महिला को हर तरफ से पुरुषों की तरफ देखना पड़ता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा वो पुरुषों की तरफ देखती है। आगे देखते हैं हम इसका व्यापक अर्थ क्या होगा। पितृसत्ता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समस्त अधिकार एवं शक्तियां, संपत्ति पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। यानी कि पुरुष प्रधान होने के कारण पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्र का अधिकार होता है, उसमें बेटियों का अधिकार नहीं होता है, और ये पिता से पुत्र में हस्तांतरित हो जाती है। पिता का महिला एवं पुरुष के अन्य छोटे तथा आर्थिक रूप से अधीन कर अपना आधिपत्य स्थापित करना ही पितृसत्ता है। यानी कि महिलाओं और परिवार और छोटे तथा आर्थिक रूप से अपने अंडर में रखना, यानी कि अपने अधीन करना, जो आधिपत्य होता है वह पितृसत्ता है। पारिवारिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं स्त्री पुरुष का एक जोड़ा तथा बच्चे ही नहीं सम्मिलित होते हैं, बल्कि उसमें दादा दादी, चाचा चाची, भतीजे भतीजियां, सेवक नौकर आदि सभी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये परिवार व्यवस्था एक सामाजिक इकाई भी थी। पिता अथवा
सबसे वृद्ध पुरुष इसका मुखिया होता है। जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, जो हमारे घर में वृद्ध पुरुष होता है, जो मुखिया होता है, वही शासन करता है। उसी के कहने के अनुसार हमारे घर की स्थिति रहती है, उसी के अनुसार हमारी आर्थिक स्थिति चलती है, और घर का कार्य या कोई भी सलाह मशवरा किया जाता है उसी के अनुसार किया जाता है। यानी कि जो वृद्ध पुरुष होता है वही निर्णय ले सकता है, महिलाओं का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, महिलाओं को पूछा भी नहीं जाता है। यानी कि एक तरह से ये पुरुषों का निरंकुश अधिकार है या रहता है। इस प्रकार की प्रथा भारतीय समाज में कई वर्षों से चली आ रही है, जहां परिवार का मुख्य पिता तथा पुरुष को माना जाता है। इस प्रकार समाज में उपलब्ध बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संसाधनों पर पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी कि महिलाओं की अपेक्षा उसको विशेष अधिकार प्राप्त है। आगे हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिवार में महिलाओं और बच्चों एवं पुरुषों के स्वामित्व की अभिव्यक्ति और संस्थानीकरण तथा सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक स्थायित्व का विस्तार है। गर्दा लर्नर, यानी कि गर्दा लर्नर ने क्या किया है, परिवार में महिलाओं और पुरुषों का जो स्वामित्व होता है वो पुरुषों का होता है। अभिव्यक्ति और संस्थानीकरण, यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए महिलाओं पर पुरुषों का सामाजिक अधिकार है, यानी कि समाज के द्वारा दिया गया अधिकार है, ऐसा लर्दा लर्नर का कहना है। आगे दूसरी परिभाषा देखते हैं हम। पितृसत्ता सामाजिक संरचनाओं एवं अनुशीलन की एक प्रणाली है जिसमें पुरुष स्वामित्व रखते हैं तथा स्त्रियों पर अत्याचार एवं उनका शोषण करते हैं। एस वॉल्वी का कहना है कि पितृसत्ता क्या है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है, यानी कि समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है और उसमें व्यवहार के अपने गुणों के अनुकूलन की एक प्रणाली है जिसमें केवल पुरुषों का स्वामित्व है और पुरुष महिलाओं का अत्याचार एवं शोषण करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई स्टूडेंट। आगे हम देखेंगे पितृसत्ता की विशेषताएं, यानी कि पितृसत्ता की क्या विशेषताएं हैं। पहली देखिए, पितृसत्ता एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें समाज में उपलब्ध संसाधनों एवं शक्तियों पर पुरुषों का अधिकार होता है। यानी कि पितृसत्ता जो होती है समाज के द्वारा बनाई गई एक प्रणाली है, इसमें महिलाओं का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। जो भी संसाधन उपलब्ध रहते हैं उसमें पुरुषों का अधिकार होता है। दूसरा देखिए टॉपिक इसका, यह महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार देती है तथा उनका दमन करने का प्रयास करती है। यानी कि पितृसत्ता महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम शक्ति और अधिकार देती है और पुरुष इस शक्ति की वजह से महिलाओं का दमन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो भी कार्य का निर्णय लेना हो वह पुरुष ही लेता है, महिला की सहमति नहीं ली जाती है। आगे देखते हैं तीसरा टॉपिक, पितृसत्ता में अधिकारों एवं शक्तियों का केंद्रीकरण पुरुषों की ओर होता है। पितृसत्ता में अधिकार जो होते हैं, शक्तियां जो होती है वो पुरुषों के हाथ में ही रहती है, स्त्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। स्त्रियां स्वयं खुद के कार्य करने या कहीं पे भी जॉब करने के निर्णय में भी उनकी सहमति नहीं ली जाती है। अगर पुरुष उसको हाँ कह दे तो वो जॉब करेगी, अगर पुरुष उसको ना कह दे तो वो घर में बैठ के चूल्हा चौकी ही करती है। पुरुषों की सहमति के बगैर वो बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह से सारा केंद्रीयकरण पुरुषों के हाथ में ही रहता है। अगला है, पितृसत्ता प्रणाली में शक्ति प्रभाव अनुक्रम तथा प्रतिस्पर्धा द्वारा चित्रित किया जा सकता है। यानी कि हम उसका पितृसत्ता का जो प्रभाव है, जो अनुक्रम है, जो कार्य चलता है, वह हम प्रतिस्पर्धा के रूप में चित्रित कर सकते हैं। आगे देखिए, पितृसत्ता का संप्रत्यय लैंगिक असमानता व स्त्री स्वतंत्रता से संबंधित है।
लैंगिक असमानता, जैसे कि लड़का और लड़की में भेद किया जाना, लड़कियों की स्थिति निम्नतर होना, लड़कियों की उच्च होना, लड़कों को अच्छी शिक्षा देना, लड़कियों को अच्छी शिक्षा नहीं देना, उनका पालन पोषण अच्छा नहीं करना, ये सब क्या है, लैंगिक असमानताएं हैं जो हमारे समाज में दृष्टिगोचर होती है। एवं स्त्री से स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि स्त्री स्वयं के बारे में भी निर्णय नहीं कर सकती है, क्या उसे जॉब करनी है या नहीं करनी है, वो भी निर्णय पुरुष लेता है। यानी कि स्त्री बाहर का कार्य करेगी या घर का कार्य करेगी तो वो भी निर्णय पुरुषों के हाथ में ही रहता है। इस तरह से उसकी स्वतंत्रता का भी हनन होता है। अगला है, धर्म समाज एवं रूढ़िवादी परंपराओं ने पितृसत्ता को अधिक बलशाली बनाया है। अब देखते हैं धर्म समाज और रूढ़िवादी परंपरा किस तरह से हमारा धर्म, जो समाज और जो हमारी परंपराएं चली आ रही है उसमें भी पुरुषों का वर्चस्व दिखाई देता है, क्योंकि धर्म का कोई भी कार्य हो तो महिलाओं को मना कर दिया जाता है कि जो भी कार्य करेगा, जो भी पूजा पाठ करेंगे वो पुरुष ही करेंगे, पुरुष के द्वारा ही वो संपन्न की जाएगी। इस तरह से धर्म भी उसको पितृसत्ता को बलशाली बनाता है। समाज तो पहले से ही उसके व्यवहार के अनुसार परंपरा बना चुका है। लड़का और लड़की में जो भेद किया जाता है, पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, ये समाज के उनके गुणों के अनुकूलन के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है। रूढ़िवादी परंपरा जो मान्यता है वो भी पुरुषों के अनुसार ही बनाई गई है। पुरुषों का वर्चस्व अधिक दिखाई देता है। इस तरह से धर्म समाज और रूढ़िवादी परंपराएं भी पितृसत्ता को बलशाली बनाता है। अगला है, पितृसत्ता व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी प्रदर्शित करती है तथा यह एक प्रकार के उन्माद को बढ़ावा देती है। पितृसत्ता यानी कि व्यक्ति की मनोस्थिति, जैसे कि कोई पुरुष है तो उसे गर्व या घमंड रहता है, उसको किसी भी कार्य के निर्णय का, यानी कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। उसकी सोच ही ऐसी बन गई है कि मैं तो पुरुष हूँ, सारा कार्य कर सकता हूँ और ये महिलाएं हैं, ये कुछ नहीं कर सकती, इनमें शक्ति नहीं है, इनसे हर कार्य संभव नहीं कर सकती। तो उनके दिमाग में, पुरुषों के दिमाग में ये सोच रहती है कि वो दुनिया के सभी कार्य कर सकते हैं और महिलाओं से हमेशा आगे है। तो इस तरह से की उनकी सोच बन जाती है। ये भी उनके उन्माद को बढ़ावा देती है, यानी कि व्यक्ति के उन्माद को, आदमी के उन्माद को बढ़ावा देती है। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक, पितृसत्ता की समस्या में पुरुष अहंकार, पुरुष वर्चस्व, पुरुष पूर्वाग्रह, पुरुष अपेक्षा एवं पुरुष पक्षपात की पूरी श्रृंखला सम्मिलित रहती है। यानी कि पितृसत्ता में हम देखते हैं हर समस्या में पुरुष का निर्णय, उसका अहंकार दिखाई देता है। वह हर जगह पुरुष अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है और अपेक्षा और पुरुष पक्षपात, जैसे कि महिलाओं के साथ हर जगह पक्षपात होता है, लड़का लड़की में भेद होता है, अपना पुरुष होने का वो वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इस तरह से पितृसत्ता में पुरुष का अहंकार दिखाई देता है, पुरुष का अहंकार दिखाई देता है। इस तरह से हमारे भारतीय समाज एवं व्यवसायिक स्तर में है पुरुषों का वर्चस्व अभी भी है और इसके शिक्षा के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है, इसमें जागरूकता लाई जा सकती है, क्योंकि भगवान ने स्त्री और पुरुष को समान बनाया है। भगवान ने जब भेदभाव नहीं किया है तो व्यक्ति कौन होता है भेदभाव करने वाला। तो ये हमारे समाज के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जिसे हमें समाप्त करना है। स्त्री और पुरुष के भेद को मिटाना है, लिंगीय भेद को मिटाना है। पुरुष और स्त्री समान है और उसे किसी भी कार्य का निर्णय लेने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। यानी कि पुरुष निर्णय ले सकता है तो महिलाएं भी बराबर निर्णय ले सकती है, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी भागीदारी रखती है, तो उसे भी अपने निर्णय और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होता है। इस तरह से हमें शिक्षा के माध्यम से जागरूकता लानी होगी और पितृसत्ता की सोच को समाप्त करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।